हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स तुम टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसके क्या क्या फिनोमेनाज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया पहले चाहिए। तो हम उसको एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसी को जो टेंथ में पढ़ा हुआ उसी को रिकॉल करके थोड़े उस पर हाई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? It is a branch of physics that studies the behavior and properties of light, including its interaction with matter and construction of instruments that you use or detect it. जैसे मान लो लेंस है, ठीक है, मिरर है, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट का यूज करते हैं या उसे डिटेक्ट करते हैं। तो मेनली हम इसके बारे में इस चैप्टर में लाइट की स्टडी करेंगे। EM रेडिएशन, EM रेडिएशन विद वेवलेंथ्स इन द रीजन ऑफ 400 नैनोमीटर। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी वेव्स आती हैं, एक्स रेज, विजिबल रे। विजिबल रे क्या होती है? जो हमें देखने में हेल्प करती है। हमारी जो आईज है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। 400 नैनोमीटर ये किसका होता है? वॉयलेट का। और 700 नैनोमीटर ये रेड का। तो चार विबग्योर जो पढ़ते थे ना, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये विबग्योर यही है। इसके बीच में उसकी वेवलेंथ लाई करती है। वॉयलेट कलर यहाँ पे है, रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है और वॉयलेट का सबसे कम होता है। तो इस रेंज को हम कहते हैं विजिबल लाइट, क्योंकि ये हमें देखने में हेल्प करती है और हमारी आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इसी रेंज के लिए होती है। अब किसी भी चीज़ को हम कैसे देखते हैं? जैसे अंधेरा है, क्या तुम उसमें देख पाओगे कि क्या कलर है क्या नहीं है? तो उसमें तो हमें सब कुछ डार्क दिखाई देता है ना। अब हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है? जैसे तुम्हें ये पेपर क्यों दिख रहा है, या साइड में अगर ये बोर्ड है, ठीक है, ये कलर कैसे दिखाई दे रहा है? इस पे लाइट आ रही है, तो इस पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। लाइट में सारे के सारे कलर्स होते हैं। अब क्या करता है ये मटेरियल, क्या कर रहा होगा? बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब करेगा और स्ट्रांगली किस कलर को, जैसे ये ब्राउनिश है तो ब्राउनिश कलर को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करा होगा। तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई देता है? ब्राउनिश कलर। ऐसी अगर वो बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर ले और ग्रीनिश कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, हमारी आइज की तरफ ग्रीनिश ज़्यादा फेंके, तो हमें वो कैसा कलर दिखाई देगा? ग्रीनिश दिखाई देगा। सारे कलर्स वो कर दे तो वाइट कलर दिखाई देता है। बिल्कुल भी कुछ ना करे रिफ्लेक्ट तो वो हमें ब्लैकिश दिखाई देता है। तो कोई भी चीज़ क्या करती है, बाकी सारे कलर्स, जैसे अब किसी भी चीज़ का कलर कैसे दिखाई देता है, उस पर लाइट पड़ती है, वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब करती है और जो वो कलर सबसे ज़्यादा एमिट करती है उसका उस टाइप का कलर आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट? रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स पाथ। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है। लाइट कौन सा वेव है? हमने दो टाइप्स के वेव पढ़ते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है, एक होता है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, या जब कोई भी वेव है, मैकेनिकल वेव में क्या होता है, जब वेव ट्रेवल करती है मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। नॉन मैकेनिकल में मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते। तो लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है वैक्यूम में। डिफरेंट मीडियम्स में इसकी स्पीड डिफरेंट होगी। जैसे मान लो पानी में कुछ और रहती है, ग्लास में कुछ और रहती है, कितनी होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन पाथ। मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो मान लो लाइट ऐसे जा रहा है, तो हम इसके पाथ को एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं। This straight line path of light is called ray of light. Next, beam of light. अब बीम क्या होती है? प्रैक्टिकली एक रे ऑफ लाइट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे तुम लेजर बीम करो, लेजर बीम बोलते हैं, लेजर रे नहीं बोलते, क्योंकि एक बीम में जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक रे नहीं होता, बहुत सारे रेज होते हैं। तो कलेक्शन और बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। लेजर बीम, ठीक है, सन से जो बीम आ रहा है, बहुत सारे रेज होते हैं उसमें। कितने रेज होते हैं? इन्फानाइट नंबर हो सकता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ रेज होते हैं।
तो व्हाट इज कन्वर्जिंग बीम? अगर तुम्हारे रेस किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम. डाइवर्जिंग बीम, किसी पॉइंट से दूर जा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग. अगर पैरेलल मूव कर रहे हो वी कॉल इट पैरेलल बीम. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ रेस. It states that rays do not disturb each other upon interaction. There is no modification or interaction when different rays pass through a point in space. जैसे मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स आए, ये आपस में टकराते हैं, तो क्या इनका पाथ चेंज होगा? यस. बट जब लाइट रे आता है किसी पॉइंट पे आके, ये दो लाइट रेस मीट करें तो ये बिना एक दूसरे को मॉडिफाई करे या इंटरेक्ट करे ऐसे आगे निकल जाते हैं. तो रेज डू नॉट disturb each other upon interaction. Next is reflection of light. Reflection of light 10th में पढ़ा हुआ है. Reflection क्या होता है? Bouncing back of light into the same medium. जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में लाइट का वापस जाना on interaction with the boundary is called reflection. किसी भी बाउंड्री पे आ गया, जैसे यहां से एक रे आया, ये बाउंड्री था, इस पे टकराया और वापस चला गया, सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक करना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ये जो बाउंड्री है जरूरी नहीं है कि मिरर हो या कोई हार्ड सरफेस हो, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाला मीडियम भी हो सकता है या एक इंटरफेस भी हो सकता है. जैसे मान लो ये यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम है या यहाँ पे कोई गैस है, तो जब इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. हो सकता है यहाँ पे भी ये बाउंस बैक कर जाए, तो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल. या गैस से, मान लो गैस से वैक्यूम में आ रहा है तो हो सकता है कि लाइट आगे जाने की बजाय इस मीडियम में ही वापस चला जाए. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. देयर इज नो नीड कि जो बाउंड्री है इट शुड बी रिजिड, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. इट कैन बी अ इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया या टू मीडियम्स. तो व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इंसिडेंट रे कौन सा होता है? जब भी ऑप्टिक्स में तुम डायग्राम्स ड्रॉ करोगे ये एरो रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता लगता है कि रे कहां से आ रही है, कहां पे जा रही है, कौन सी इंसिडेंट रे एंड कौन सा रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. परपेंडिकुलर और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? परपेंडिकुलर एक लाइन का होता है, जैसे लाइन है, किस लाइन का परपेंडिकुलर. नॉर्मल एक सरफेस का होता है, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं नॉर्मल. तो जैसे ये तुम्हारे पास जो ये मिरर है, ये एक सरफेस होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal at the point of incidence, and angle of reflection, angle between reflected ray and normal at the point of incidence. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल I is equal to एंगल R. सेकेंड, नॉर्म इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. क्या मीनिंग है सेम प्लेन में लाई करने का? जैसे मान लो ये तुम्हारी रे आ रही है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इसी प्लेन में लाई करेगा. अगर मान लो तुम्हारे पास रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे. जैसे दिख रहा है ये मान लो एक पेन का ये जैसे मैं प्लेन बना रहा हूं, जैसे यहां से रे आया, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. अगर इंसिडेंट रे ऐसा आया, नॉर्मल ये हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में लाई करेगा. तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन. क्योंकि मान लो ये सरफेस है, ये मिरर है, तो इस पे तो बहुत सारे नॉर्मल्स हो सकते हैं ना. यहाँ पे आया ऐसे चला गया, सामने से आया ऐसे चला गया, इस साइड से आ रहा है ऐसे चला गया, ठीक है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स है, बट कोई भी इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेजिंग एंगल. व्हाट इज ग्रेजिंग एंगल? एक तो हमने पढ़ लिया इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल. वो तो क्या होता है? एंगल किसके साथ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस.
व्हाट इज ग्रेजिंग एंगल? एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर की सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग एंगल। तो जैसे एंगल ऑफ, ये हो गया इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना होगा, तो ये एंगल भी कितना आएगा हमारे पास, थीटा। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, जैसे आई आर के बराबर होता है, ऐसे 90, ये 90 माइनस आई और 90 माइनस आर भी बराबर होंगे। तो दिस इज ग्रेजिंग एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल मैं तुम्हें बोलूं कि ग्रेजिंग एंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो ये एंगल अगर 30 है तो आई कितना लोगे, 90 माइनस 30, मतलब आई हमें 60 डिग्री लेना पड़ेगा। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? डेविएशन क्या होता है? अपने पाथ से भाग जाना। जैसे तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना ना, तो अगर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए, यूट्यूब देखने लग गए, टिकटॉक देखने लग गए, तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना या डेविएट होना, तो जो भी तुम्हारा काम है या जो भी तुम्हारा पाथ है, उस पाथ से किसी और पाथ पे चले जाना इज कॉल्ड डेविएशन। तो ये मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल पाथ ये था, ऐसे जाना था इसे। रास्ते में मिरर आ गया तो इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, इस साइड जाने लग गया, तो इसने कितना एंगल से वो डेविएट हो गया, कितना अपना पाथ का कितना एंगल से चेंज कर लिया पाथ को। ऐसे जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, देखो ये इसका पाथ का डायरेक्शन था, अब ये इस साइड जाने लग गया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन। या इसको वेक्टर फॉर्म में समझो, देखो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, मैं बोलूँ इनमें एंगल बताओ, ये तो इस वेक्टर का हेड से टेल जॉइंट है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे बताते हैं? जब उनका टेल से टेल जॉइंट हो, तो इस वेक्टर को आगे लेके जाओ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये इनिशियल वेक्टर था या इनिशियल डायरेक्शन है, फाइनली ये वेक्टर हो गया, हमने टेल से टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। डेविएशन कितना हो गया, 180 माइनस 2i, ठीक है, दिस इज डेविएशन, अपने पाथ से डेविएट हो जाना। तो इसके ना, जैसे मान लो यहाँ पे सिंगल डेविएशन हो रहा है, हो सकता है आगे फिर मिरर लगा दूं, फिर डेविएशन हो जाए, फिर कुछ और, मान लो रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन जो भी हुआ, तो मल्टीपल डेविएशन हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक क्लॉकवाइज हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैं सारे क्लॉकवाइज को अलग ऐड करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को अलग से ऐड करोगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, नेट डेविएशन ऐसे बताना। जैसे इस केस में पूछूं, फाइंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, पहले रह गया ये 60 डिग्री है, फिर रे जाता जाता इस साइड चला गया, तो ये तुम्हारा इनिशियल एंगल था। कितने एंगल से रे डेविएट हुआ, ये एंगल कितना हो गया, दिस इज 120 डिग्री। तो फर्स्ट डेविएशन इज 120 डिग्री, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड डेविएशन ऐसे जा रहा था, इस तरफ चला गया, कितना डेविएशन है, 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, इस साइड जा रहा था, इस तरफ चला गया, तो सेकेंड डेविएशन इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। टोटल डेविएशन इनका सम करो, बट एक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो नेट जो डेविएशन आएगा इट इज 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा नेट डेविएशन है। तो अगर मल्टीपल डेविएशन दो, क्लॉकवाइज वाले अलग से ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज अलग से ऐड करो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी नेट बड़ा होगा उस डायरेक्शन में तुम्हारा डेविएशन आएगा। एक क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स नॉर्मली ऑन अ सरफेस, फाइंड डेविएशन। नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? बहुत से बच्चे ने आंसर दिया होगा इट इज 90 डिग्री, जो कि बहुत ही गलत है। अगर कोई सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट है तो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल है, वो ग्रेजिंग एंगल 90 है या सरफेस के साथ एंगल 90 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कितना है, 0 डिग्री। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, 180 माइनस 2i, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। या ऐसे आ रहा है, देखो नॉर्मली आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, किस तरफ जाएगा, ऐसे रे आ रहा है, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा।
जैसे गाड़ी आई बिल्कुल ऑपोजिट चलेगी, यू टर्न ले लिया, तो कितना डेविएशन हुआ उसका 180 डिग्री, अपने पाथ के बिल्कुल ऑपोजिट चलने लग गया। नेक्स्ट, यहां से कोई तुम्हारे पास जैसे लैंप या कुछ भी सोर्स है लाइट का, मुझे इस पॉइंट को देखना है मिरर में, ठीक है। क्या करा, या एक रे ऑफ लाइट मैंने क्या करा, लैंप से ना एक रे ऑफ लाइट फेंकी, चाहता हूं कि यहां पे चला जाए। तुमने क्या करा, ऐसे फेंका, रिफ्लेक्ट हुआ होगा, इस पॉइंट पे चला जाए। किसी और जगह फेंकते तो यहां पे ना जा पाता। तो मुझे इस पॉइंट को यहां से देखना, या तो ऐसे बोलो, या कह दो यहां से एक लाइट जाएगी वो यहां तक चली जाए। कोई भी चीज को हम कैसे देखते हैं, मान लो जैसे अगर मैं बोलूँ ये ऑब्जेक्ट है, मुझे यहां से देखना है, इसको ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता हूं, तो यहां से कोई रे आई होगी, वो तुम्हारी आंख तक आनी चाहिए, तब तुम उसको देख पाओगे। तो हमें ये x डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस है इट इज 12 मीटर। तो मान लेते हैं ये x है, हमें x फाइंड करना है। ये कितना डिस्टेंस होगा, 12 माइनस x। ये एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब ट्राइंगल में लगा लो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। tan थीटा इस ट्राइंगल में कितना आ रहा है, x बाई 10, और इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना है, इट इज 12 माइनस x बाई 20। तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, यहां से सॉल्व करो, 3x आ गया 12 के बराबर, ये x आ गया 4 मीटर। तो ये तुम्हारा x का वैल्यू है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज फर्मेट्स प्रिंसिपल। ये वैसे तो बीटेक या बीएससी का सिलेबस का टॉपिक है, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। अगर नहीं भी पता होगा तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें कहीं पे कोई कि भाई नहीं नॉलेज है या कहीं काम आएगा, पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम बार बार कहते रहते हैं, ये डराइव कैसे हुआ। तो फर्मेट प्रिंसिपल से तुम इस चीज का प्रूफ कर सकते हो, स्नेल्स लॉ का प्रूफ कर सकते हैं हम इससे, और एंगल ऑफ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ कर सकते हैं। देखो क्या है, लाइट ट्रेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द पाथ। जैसे मान लो लाइट ने यहां से यहां तक जाना है, एक तो सीधा जा सकती है ना, दूसरा यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जा सकती है। तो लाइट ट्रेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द पाथ दैट रिक्वायर द लीस्ट टाइम। अगर लाइट को यहां से यहां तक जाना है तो वो ऐसा पाथ चूज करेगी कि उसे लीस्ट टाइम लगे, कम से कम टाइम लगे एज कंपेयर टू द अदर नियर बाय पाथ, जैसे इस पाथ से होके जाना या इस पाथ से होके जाना। तो फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल, यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल वी कैन प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ याद है 10th में क्या था, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। जैसे जो लास्ट क्वेश्चन था हम करके देखते हैं। मान लो यहां से तुम्हारे पास एक रे आई, उसे इस पॉइंट तक रीच करना है। अब मुझे पता नहीं है कि भाई ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, तो मान लो ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2, ऐसे रे आया। ये एक्स डिस्टेंस है, ये ए है, ये बी है, ये टोटल है डी, ये कितना हो गया डी माइनस एक्स। हमें प्रूव करना है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये बताओ सबसे पहले लाइट ने पाथ कितना ट्रेवल किया, यहां से चल के आई, कितना पाथ उसने ट्रेवल कर लिया। लेंथ ट्रेवल्ड बाय या पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस यहां पे कितना पाथ ट्रेवल करा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तो मान लो वैक्यूम है, वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है लाइट की, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। तो स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब किसी भी चीज को अगर मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जैसे मुझे इसमें किस चीज को मिनिमाइज करना है, मुझे टाइम को मिनिमाइज करना है। और किसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। मैं जैसे से एक्स चेंज करूंगा टाइम चेंज होता जा रहा है। तो क्या करो, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको, जैसे टाइम मिनिमाइज करना है
क्या वेरिएबल है x, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव करके देखते हैं। 1/c तो बाहर आ गया, ठीक है, या पूरे में से कॉमन निकालना निकाल लो। इस चीज का डेरिवेटिव, इसको एक बार ना x मान लो, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, मतलब ये नीचे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब जिस चीज को तुमने x माना था इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म का कितना होगा, बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर, d माइनस एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से एक बार इसको x मान लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब जिस चीज को तुमने x माना था d माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव, d का डिफरेंशियल 0 माइनस एक्स का -1। ठीक है, ऐसे इसका डेरिवेटिव करो। इस पूरी टर्म को एक बार x मान लो, x की पावर 1/2 का कितना हो गया 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है, -1/2 मतलब नीचे जाकर रूट। फिर इस टर्म को जिसको तुमने x माना उसका फिर से डेरिवेटिव, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या टर्म बन गया हमारे पास, ये c तो कट जाएगा है ना, ये टर्म आ गया d माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये ना माइनस में है उधर जाके प्लस कर लेना, इज इक्वल टू x बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में देखो ये टर्म क्या है, d माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दिस इज साइन थीटा 2। और चेक करो इस ट्राइंगल में व्हाट इज साइन थीटा 1, x बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल कि तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे देखो, तो इसके अब हम कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसने भी ये कर दिया ठीक है उसको मेरी तरफ से कुछ इनाम मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में करना, यहां से एक रे आ रहा है, ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल मान लो, यहां पे एक मिरर है, एक ये मिरर है, और ये ना कौन सी ट्राइंगल है, ए बी और ए सी बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो फाइंड एंगल ए, हमें एंगल ए फाइंड करना है कि एंगल ए कितना होगा। और तुम्हें क्या क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्राई करो, कैसे स्टार्ट करना, ये ए बी है ये ए सी है, ये दोनों बराबर है तो इसके ये ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लो मैं इसे थीटा लेट कर रहा हूं, ये एंगल कौन सा कितना कितना होगा, ये होंगे 90 माइनस थीटा बाय 2, और ये एंगल भी कितना होगा अपना, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा बाय 2। ये एंगल है 90, ये एंगल कितना होगा, देखो इस ट्राइंगल में एक 90 माइनस थीटा बाय 2, दिस विल बी थीटा बाय 2। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये बराबर होंगे, कैसे, कौन से एंगल देन, दीज आर ग्रेजिंग एंगल्स, तो दिस इज थीटा बाय 2, ये थीटा, ये कितना हो गया इस ट्राइंगल से 90 माइनस थीटा। अब ये भी ग्रेजिंग एंगल्स है दोनों, तो ये भी कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा 2 थीटा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, तो यहां से सोल्व कर लो, नहीं तो इस क्वाड्रिलेटरल के देख लो, एक एंगल 90 हो गया, एक 90 माइनस थीटा बाय 2, एक 90 माइनस थीटा, और एक ये एंगल लिखना, ये एंगल लिख लेना, ये आएगा 180 माइनस थीटा। तो इन सब का सम कितना होना चाहिए 360। ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 90 प्लस 2 थीटा प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90
दैट इज थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये हो गया एंगल है। नेक्स्ट, दो मिरर्स ये हुए हैं इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। एक कोई भी रे आया, यहां से पहले मिरर से टकराता है, फिर सेकंड पे गया, ठीक है, फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस चला गया। हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, और प्रूव करो कि ये एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ट्राई करोगे? मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा आई। ये कितना एंगल हो गया? 90 माइनस आई। इन तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए कितना? 180। तो यहां से निकाल लोगे, दिस प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई इज 180, तो ये कितना आएगा? 90 प्लस आई माइनस थीटा। देखो चेक करो, इनका सम 180 आ रहा है। ये एंगल इतना है तो ये भी एंगल सेम होगा। कैसे? कौन से एंगल्स हैं ये? यस, दीज आर ग्रेजिंग एंगल्स। तो ये वाला एंगल कितना आ गया टोटल? दिस एंगल इज, ये हो गया, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180। तो 90 प्लस आई माइनस थीटा, 90 प्लस आई माइनस थीटा, ये आएगा 2 थीटा माइनस 2 आई। एंड दिस इज, ये कितना हो गया? 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2i। इन तीन एंगल्स का सम होना चाहिए 180, तो ये आएगा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं, ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा। अब इनमें से एंगल ऑफ डेविएशन है कौन सा? ये तुम्हारा रे का ओरिजिनल पाथ था, ठीक है, इस तरफ, और ये रे का फाइनल पाथ हो गया। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? बहुत बच्चों ने जल्दी से आंसर कर दिया होगा 2 थीटा। दे आर रॉन्ग। देखो कैसे, पहले जो डेविएशन हुआ था वो किस तरफ था? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इट वाज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड डेविएशन इट वाज आल्सो क्लॉकवाइज। तो जो टोटल डेविएशन आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। तो पहले ऐसे घुमा, फिर ये घुमा, तो नेट डेविएशन इज दिस। तो नेट डेविएशन इज 360 माइनस 2 थीटा। तो अगर किसी ने डायरेक्टली आंसर कर दिया कि 2 थीटा, दैट इज रॉन्ग। देखो ऐसे भी देखो, यहां पे कितना डेविएशन था? फर्स्ट डेविएशन इज 180 माइनस 2i। देखो एंगल ऑफ डेविएशन ना, एक तो मैंने एंगल ऑफ डेविएशन लिखा था 180 माइनस 2i, सेकेंड ग्रेजिंग एंगल्स की टर्म में भी लिख सकते हो। 180 माइनस 2i मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स 90 माइनस आई, एंड 90 माइनस आई इज व्हाट? 90 माइनस आई इज ग्रेजिंग एंगल। तो 2 टाइम्स थीटा, 2 टाइम्स ग्रेजिंग एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब इस ट्रायंगल में बताओ, फर्स्ट डेविएशन तो सबको समझ आ गया। व्हाट इज सेकंड डेविएशन? सेकंड डेविएशन कितना है? ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ये सॉरी दिस इज ग्रेजिंग एंगल। तो सेकंड डेविएशन 2 टाइम्स ग्रेजिंग एंगल आएगा, 90 प्लस आई माइनस थीटा, ये दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेट डेविएशन इनका सम होगा। ध्यान से चेक करो, 2i से 2i कट जाएगा, इट विल बी 360 माइनस 2 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो मिरर्स है 90 डिग्री पे, एक रे आ रहा है किसी भी एंगल पे। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? तो सोल्व करना है, सोल्व कर लो, नहीं तो डायरेक्टली हमने जो फॉर्मूला डराइव करा उसे यूज कर सकते हो। और ये ट्राई करो फॉर्मूला याद करने का। 180 माइनस 2 थीटा, थीटा मिरर्स में एंगल्स है, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90, तो ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का डेविएशन मतलब ये ऐसे आया और ये इसी के ऐसे पैरेलल चल रहा है। तो ये रेज आपस में पैरेलल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट, a ray of light incident on the mirror retraces its path after third reflection। कोई भी रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। पहले मान लो यहाँ पे इस मिरर पे आया, ठीक है, फिर ये सेकंड मिरर पे गया होगा ऐसा कुछ, फिर ये टकरा के थर्ड मिरर पे आया होगा। अगर कोई भी रे पाथ रिट्रेस कर रहा है, उसका क्या कैसे करना होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर मान लो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड फिर रिफ्लेक्टेड,
अगर मैं एक भी रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो बाकी ना सारे रेस के डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। कैसे? जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ कुछ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर मैंने रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। समझ आ रहा है मिरर में? जैसे ये मान लो एक रे आई 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे चलेगी। अगर मैं क्या करूं, इस रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, इस रे का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया। अब रे इधर चला जाएगा 30 पे। तो अगर तुम एक किसी भी रे का डायरेक्शन उल्टा कर दो, बिल्कुल रिवर्स कर दो, तो बाकी सारे रेस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, मतलब जैसे आ रहा था वैसे ही चला जाए, तो मतलब इसका डेविएशन कितना, 180 डिग्री, तो बाकी सारे रेस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अगर थर्ड रे के बाद, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ये अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, मतलब 180 डिग्री डेविएट कर रहा है थर्ड के बाद, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए 0 डिग्री, या ये नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। तो आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, या सॉरी ऑन थर्ड रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो अब कर लो क्वेश्चन, ये 90, ये 30, ये कितना हो गया 60, ये भी, ये ग्रेजिंग एंगल है, ये भी 60 हो जाएगा। ये वाला कितना होगा, ये तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी 60, तो ये कितना आ गया 30, ये 30, ये कितना बनेगा 60 डिग्री। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इनिशियल रे फाइंड एंगल आई, तो स्टार्टिंग का हमें एंगल आई फाइंड करना है, ठीक है। तो इनिशियली फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, इट वाज 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस द रे विल कम आउट? दो मिरर्स है, पैरेलल मिरर्स, कितना डिस्टेंस है मिरर्स का? दोनों पैरेलल मिरर्स है, दोनों का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और दोनों में 1 सेंटीमीटर का गैप है। एक रे है 45 डिग्री पे इंसिडेंट है, हमें बताना है कितने रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे वो बाहर जाएगा। देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ वो ऐसे ट्रेवल कर गया, तो 45 पे आ रहा है, 45 पे ही गया होगा वो। अब देखो ये कितना लेंथ है 1, ये लेंथ कितना होगा, tan थीटा का यूज करो, मान लो ये x है, तो tan 45 इज x बाय 1 सेंटीमीटर, तो x कितना आ गया, x भी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कितने के बाद हो रही है, 1 सेंटीमीटर। ये 45 है, ये भी 45 होगा क्योंकि ये पैरेलल मिरर्स हैं, ये ऐसे गया। तो नेक्स्ट भी कितने के बाद हो रहा है, अब ये 1 है, फिर से tan 45, ये भी आएगा 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे चलते जा रहे हैं। कितने रिफ्लेक्शन होंगे, तो हर जो रिफ्लेक्शन है वो 1-1 सेंटीमीटर के बाद हो रहा है। टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे, टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हर रिफ्लेक्शन कितनी लेंथ के बाद आ रहा है 1 सेंटीमीटर के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आ गए 10। बट दिस आंसर इज रॉन्ग। वाई? एक फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो x इज इक्वल टू 0 पे भी तो हो रहा है, तो उसको तो हम भूल ही गए। पहले x इज इक्वल टू 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, हम तो ये ले रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 पे भी तो एक रिफ्लेक्शन है, तो टोटल रिफ्लेक्शन 1 + 1, तो टोटल रिफ्लेक्शन कितने हो गए 11 रिफ्लेक्शंस के बाद रे ऑफ लाइट बाहर निकल आएगा।